विद्यार्थियों, अभी तक आपने जाना कि विश्व युद्ध क्या है। क्या वो वास्तव में एक युद्ध था या एक संकेत था? आइए अब हम उसके आगे का भाग जानते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस तथा सोवियत संघ को विजय मिली। इन्हीं तीनों राष्ट्रों को संयुक्त रूप से मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। और दूसरी ओर जिन राष्ट्रों को द्वितीय विश्व युद्ध में हार का सामना करना पड़ा, उन्हें धुरी राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। ये राष्ट्र थे जर्मनी, जापान और इटली। शीत युद्ध घटना चक्र 1947, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन को नियंत्रित करने का सिद्धांत। 1947 to 52, मार्शल योजना, पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका की मदद। 1948 to 49, सोवियत संघ द्वारा बर्लिन को घेराबंदी करना तथा अमेरिकी व इसके सहयोगी देशों द्वारा पश्चिमी बर्लिन को दी गई सहायता सामग्री का सोवियत संघ द्वारा अपने विमानों से उठा लिया जाना। 1950 to 53, कोरिया युद्ध, 38वीं समानांतर रेखा के द्वारा कोरिया का दो भागों में विभाजन। 1954, वियतनामियों द्वारा दायन बियन फ्रू में फ्रांस की हार, जेनेवा समझौते पर हस्ताक्षर। 17वीं समानांतर रेखा द्वारा वियतनाम का विभाजन तथा सिएटो का गठन। 1954-75, वियतनाम में अमेरिका हस्ताक्षर हस्तक्षेप। 1955, बगदाद पैकेट पर हस्ताक्षर, बाद में इसे सेंटो कहा गया। 1956, हंगरी में सोवियत संघ द्वारा हस्तक्षेप। 1961, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा क्यूबा में बे ऑफ पिग्स आक्रमण, बर्लिन की दीवार का निर्माण। 1962, क्यूबा का मिसाइल संकट। 1965, डोमिनिकन गणतंत्र लैटिन अमेरिकी देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका का हस्तक्षेप। 1968, चेकोस्लोवाकिया में सोवियत संघ द्वारा हस्तक्षेप। 1972, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन का चीन दौरा। 1978 to 89, वियतनाम का कंबोडिया में हस्तक्षेप। 1978 to 89, सोवियत संघ का अफगानिस्तान में हस्तक्षेप। 1985, सोवियत संघ में गोर्बाचोव का राष्ट्रपति बनना तथा सुधारों की प्रक्रिया प्रारंभ। 1989, बर्लिन की दीवार गिरना, पूर्वी यूरोप में सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन। 1990, जर्मनी का एकीकरण। 1991, सोवियत संघ का विघटन, शीत युद्ध की समाप्ति। आइए अब हम गुट निरपेक्षता के बारे में जानते हैं। गुट निरपेक्षता आंदोलन, द्वितीय ध्रुवीयता की चुनौती, नॉन अलाइंड मूवमेंट, चैलेंजेस टू बाइपोलैरिटी। हम देख चुके हैं कि किस तरह शीत युद्ध की वजह से विश्व दो गुटों में बंट चुका था। अब इन महाशक्तियों से बचने के लिए तीसरी दुनिया के देशों ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। इसके भी कई कारण थे। तीसरी दुनिया के देश अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करना चाहते थे और शीत युद्ध और तनाव से दूर रहना चाहते थे, हथियारों की होड़ से बचना चाहते थे और अगर किसी एक गुट में भी वो चले जाते तो दूसरे गुट से उनकी दुश्मनी हो जाती। दोनों गुटों से सहायता हासिल करने के लिए तीसरी दुनिया के देशों ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। गुट निरपेक्षता, अब हम जानते हैं कि आखिर है क्या ये। जब कोई भी देश किसी भी सैनिक गुट में शामिल नहीं होता बल्कि विभिन्न गुटों से एक समान दूरी बनाए रखता है और मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखता है, तो इस नीति को ही गुट निरपेक्षता की नीति कहते हैं। शीत युद्ध के दौरान तीसरी दुनिया के देशों ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। दूसरे विश्व युद्ध बाद एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे देश आजाद हुए। पूंजीवाद और साम्यवादी दोनों ही इन नव स्वतंत्र देशों को गुट के अंदर शामिल करना चाहते थे। नव स्वतंत्र देशों ने महाशक्तियों की गुटबाजी से दूर रहने का फैसला किया। इस तरीके से गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई। गुट निरपेक्ष आंदोलन के अंदर देशों के नेताओं ने बड़ी भूमिका निभाई। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, घाना के प्रधानमंत्री
क्वामे नाक्रमा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो, मिस्र के राष्ट्रपति गमला अब्दुल नासिर, युगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रांच टीटो, इन 5 नेताओं की कोशिश की वजह से पहला शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ, जिसमें 25 देशों ने भाग लिया। इस तरीके से गुटनिरपेक्ष आंदोलन सफल रहा और आज वर्तमान में 118 देश गुटनिरपेक्षता के सदस्य हैं। इस सम्मेलन में 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पहला, शीत युद्ध काल के किसी भी शक्ति गुट में शामिल न होना। दूसरा, तीसरे विश्व के देशों में सहयोग को बढ़ावा देना। तीसरा, शीत युग के तनाव को कम करने के लिए आपसी सहयोग को बढ़ाना। क्या गुटनिरपेक्षता तटस्थता है? आइए जानते हैं। गुटनिरपेक्षता तटस्थता नहीं है, क्योंकि तटस्थता वह देश होता है जिसे युद्ध के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ना तो वह युद्ध में हिस्सा लेता है, ना ही उसे समाप्त करवाने के लिए कोई कदम उठाता है। अगर गुटनिरपेक्षता की बात करें तो इसमें शामिल सभी देशों ने युद्ध में हिस्सा तो नहीं लिया, पर उसे शांत करवाने के लिए निरंतर कदम उठाए। गुटनिरपेक्ष देशों में महाशक्तियों के हर सही कदम का समर्थन किया तथा हर गलत कदम का विरोध भी किया, जो युद्ध शांत करवाने में उनकी भूमिका को दर्शाता है। हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण। जब शीत युद्ध चल रहा था, तब हथियारों की होड़ पैदा हो गई और हथियारों पर नियंत्रण भी पैदा हुआ। अब हम जानते हैं कि हथियारों की होड़ क्यों पैदा हुई। दोनों ही गुट एक दूसरे से ज्यादा हथियार बनाकर अपनी तकनीक को दिखाना चाहते थे, एक दूसरे को समाप्त करना चाहते थे और किसी भी तरीके से अपनी शक्ति को सर्वोच्च बनाकर रखना चाहते थे, जिससे हथियारों की होड़ को बढ़ावा मिला। लेकिन शीत युद्ध के दौरान हथियारों पर नियंत्रण भी हुआ, क्योंकि दोनों ये समझ चुके थे कि एक छोटी सी गलती भयंकर विनाश का कारण बन सकती है। तीसरी दुनिया के देशों ने विश्व शांति को बढ़ावा दिया। इससे भी हथियारों के नियंत्रण को बढ़ावा मिला। दोनों गुट बहुत हथियार बना चुके थे। अब पैसा अपना जनता के ऊपर खर्च करना चाहते थे। इस तरीके से शीत युद्ध में हथियारों की होड़ भी हुई और हथियारों पर नियंत्रण भी हुआ। गुटनिरपेक्षता पृथकवाद या अलगाववाद है? गुटनिरपेक्षता पृथकवाद नहीं है, क्योंकि पृथकवाद का अभिप्राय एक ऐसी नीति से है जिसमें एक देश खुद को अंतरराष्ट्रीय मामलों से अलग रखता है, जबकि गुटनिरपेक्षता केवल दोनों महाशक्तियों के गुटों से दूर रहने से संबंधित थी। बाकी सभी अन्य देशों से गुटनिरपेक्ष देशों के अच्छे संबंध थे। अलगाववाद अमेरिका स्वतंत्रता युद्ध 1787 से लेकर प्रथम विश्व युद्ध 1914 तक संयुक्त अमेरिका की विदेश नीति का भाग थी। इसके विपरीत भारत तथा अन्य गुटनिरपेक्ष देशों ने दोनों शीत युद्ध शत्रुओं के मध्य शांति व स्थायित्व के लिए एक सक्रिय भूमिका का निर्वाह किया। इनकी मजबूती इनके संगठक रहने का परिणाम था। दोनों शीत युद्ध रत गुटों के अपने अपने गुटों में शामिल करने की प्रयास के बावजूद भी गुटनिरपेक्ष देशों की स्थिति पहले जैसे ही बनी रही। भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में गुटनिरपेक्षता की नीति को लागू करने का श्रेय भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को जाता है। यह एक ऐसे स्वस्थ और सक्रिय विदेश नीति है जो विश्व शांति और राष्ट्रीय हितों दोनों को ही बढ़ावा देती है और विभिन्न शक्ति गुटों को सैनिक संधियों से अलग रहकर हर अंतरराष्ट्रीय मामले पर उसके गुण दोष के आधार पर निर्णय लेती है। इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने कोरिया, हिंद चीन, भारत पर चीन हमला, निशस्त्रीकरण, कांगो संकट, रंग भेद आदि अनगिनत समस्याओं में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें उसे कभी सफलता, कभी आंशिक सफलता और कभी विफलता सभी स्थितियों का सामना करना पड़ा।
1983 में गुट निरपेक्ष आंदोलन का 7वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हुआ, जिसमें 101 देशों ने भाग लिया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने गुट निरपेक्ष आंदोलन को इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन बताया। गुट निरपेक्षता भारत के हितों की संवर्धन, नॉन अलाइनमेंट सर्वर ऑफ इंडियाज इंटरेस्ट। गुट निरपेक्षता के माध्यम से भारत अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर एक स्वतंत्र कदम उठा सका। भारत एक महाशक्ति को दूसरों के सामने संतुलित करने में सक्षम था। यदि एक महाशक्ति द्वारा भारत को दबाव लेने या नजरअंदाज करने का प्रयास किया जाता तो भारत दूसरी की तरफ जा सकता था। कोई भी महाशक्ति उसे धमका कर या नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। गुट निरपेक्षता सिद्धांत विहीन होने के आधार पर आलोचना, नॉन अलाइनमेंट क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग अनप्रिंसिपल्ड। भारत की गुट निरपेक्षता की नीति सिद्धांत विहीन है। नाम को बनाए रखने के नाम पर अपने राष्ट्रीय हितों को प्रश्रय दिया। इसी कारण भारत अंतरराष्ट्रीय मामले में महत्वपूर्ण समय पर भी दृढ़ निश्चय लेने से बचा। यह कहा गया कि भारत ने कई बार विरोधी भाषी चरित्र अपना लिया। यद्यपि भारत दूसरों के गुटों में सम्मिलित होने के लिए आलोचना करता था, परंतु 1971 ईस्वी में उसने स्वयं सोवियत संघ से 20 वर्षीय मित्रता की संधि की, जिसका सीधा सा अर्थ सोवियत गुट व्यवस्था में शामिल होने का था। भारत सरकार के मतानुसार बांग्लादेश के संकट के समय भारत को सैनिक व कूटनीतिक सहायता की आवश्यकता थी। उसके अनुसार यह संधि भारत को किसी देश से संबंध बनाने से नहीं रोकती, यहाँ तक कि अमेरिका से भी। तो आइए अब जानते हैं शीत युद्ध के अंत के बारे में। क्या गुट निरपेक्षता अभी भी प्रासंगिक है? अब 1991 में जब शीत युद्ध खत्म हो गया तो एक सवाल पैदा हुआ कि गुट निरपेक्ष आंदोलन को आज भी बनाए रखना चाहिए या नहीं, यानी कि गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता है या नहीं। गुट निरपेक्षता की अप्रासंगिकता पर कई प्रकार से तर्क दिए जा सकते हैं। पहले हम जानते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन अप्रासंगिक क्यों हुआ। दरअसल गुट निरपेक्षता की शुरुआत शीत युद्ध की वजह से ही हुई थी, लेकिन 1991 में शीत युद्ध खत्म हो गया, इसीलिए गुट निरपेक्षता की कोई जरूरत नहीं थी। तीसरी दुनिया के देशों ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया था अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए, लेकिन आज वर्तमान में किसी देश की स्वतंत्रता को कोई खतरा नहीं है और दुनिया में अब तनावपूर्ण वातावरण भी नहीं है और अब दुनिया के सामने सिर्फ पूंजीवादी रह गया है, क्योंकि साम्यवाद शीत युद्ध के साथ ही खत्म हो गया। इसीलिए गुट निरपेक्षता की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता अभी भी बनी हुई है, क्योंकि चाहे शीत युद्ध खत्म हो गया है, लेकिन तीसरी दुनिया के देशों में आपसी सहयोग बना हुआ है। इसीलिए गुट निरपेक्षता को बनाए रखना बहुत जरूरी है। और अब दुनिया के अंदर बार बार आक्रमण होते रहते हैं और अमेरिका को नियंत्रित करने के लिए गुट निरपेक्षता को बनाए रखना बहुत जरूरी है। नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। शीत युद्ध के दौरान बनी तीसरी दुनिया यानी गुट निरपेक्षता में शामिल लगभग सभी वह देश थे जो अभी अभी आजाद हुए थे और गरीब व अल्प विकसित थे। उस समय उनके सामने मौजूद सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक विकास करना तथा देश को गरीबी के जाल से बाहर निकालना था। इसी कारणवश तीसरी दुनिया के देशों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठाई और मांग की उन्हें भी विकास करने का समान अवसर मिलना चाहिए। इसी मांग को देखते हुए 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन अंकटाड यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट में टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट के नाम से एक रिपोर्ट पेश की गई।
इसमें मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय व्यापार की प्रणाली में सुधार के प्रस्ताव थे। अल्प विकसित देशों के अपने संसाधनों पर पूर्ण नियंत्रण, अल्प विकसित देशों को विकसित देशों के बाजार में व्यापार करने का मौका मिले, विकसित देशों से मंगाई जाने वाली प्रौद्योगिकी की कीमत कम हो, अल्प विकसित देशों को भी अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में विकसित देशों जितना महत्व प्रदान किया जाए। गुट निरपेक्ष आंदोलन में इसके पश्चात आर्थिक मुद्दों पर भी अधिक जोर देना शुरू किया गया। 1961 में हुए पहले सम्मेलन में आर्थिक पहलू इतना महत्वपूर्ण नहीं था, परंतु 1973 में एल्जियर्स में हुए चौथे सम्मेलन में 76 उपस्थित सदस्यों ने NIEO नियो के गठन की मांग की। नैम एक आर्थिक दबाव समूह बन गया था। आइए अब हम जानते हैं कि शस्त्र नियंत्रण संधियां यानी कि आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज कौन सी थी। पहली, सीमित परमाणु परीक्षण संधि, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। दूसरी, परमाणु अप्रसार संधि, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तीसरी, सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता, स्ट्रैटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स 1। चौथी, सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता 2, स्ट्रैटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स 2। पांचवा, सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी 1। छठा, सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, स्टार्ट 2, स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी 2। सातवां, पूर्ण अथवा व्यापक परमाणु निषेध संधि, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। तो विद्यार्थियों, आशा करती हूं कि आपको ये शीत युद्ध का अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसको पूरा अध्याय का अध्ययन करें और उसके बाद जो मैं आपको ये लिखित कार्य दे रही हूं वो आप करें। प्रश्न 1, क्या वर्तमान समय में गुट निरपेक्षता नीति प्रासंगिक है? दूसरा प्रश्न, 1970 की नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का क्या अर्थ है? प्रश्न 3, अमेरिका और सोवियत संघ के नेतृत्व में बने 2 शिविरों से भारत ने दूरी क्यों बनाकर रखी? प्रश्न 4, गुट निरपेक्षता नीति आंदोलन के संस्थापक नेताओं के नाम बताइए। प्रश्न 5, द्विध्रुवीय दुनिया के उद्भव के लिए क्या नेतृत्व किया? तो इन 5 प्रश्नों को आप अच्छे से अपने पाठ का अध्ययन करने के बाद उत्तर दें। उसके बाद हम अगले अध्याय में फिर से आपको मिलेंगे। धन्यवाद।